This conference will now be recorded. So you should know about ना the concept of inbound and outbound. बेसिक ऑफ नेटवर्किंग के केस में पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अबाउट Azure NSG, right? About Azure Network Security Group, you can say that. And it's mandatory for us, we must need to know about the concept कि NSG किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. So हमने एक एग्जांपल देखा था कि whenever we set up our virtual machine over a cloud, not only the virtual machine over a Azure, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जब VM क्रिएट करते हैं ना, it contain two important part. एक हमारा inbound होता है and second one is related to the outbound. ठीक है. So inbound and outbound, we must need to clear the doubts between inbound and outbound. Total number of logical ports की बात करें तो yes, it contain up to 65,535 logical ports. ये total की बात कर रहे हैं, means both are available in inbound and outbound both. जिसमें से 10,000 ports को रिजर्व कर रखा है, इसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता. 55,500 35 लॉजिकल पोर्ट्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, विच इज कंसीडर एज ए कस्टम पोर्ट. इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे पास कस्टम लॉजिकल पोर्ट है. द मीनिंग ऑफ कस्टम लॉजिकल पोर्ट्स, आप अपने प्लेटफॉर्म के लिए, आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, वेबसाइट के लिए कौन सा लॉजिकल पोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट कैन हेल्प बाय द कस्टमाइज पोर्ट. जो भी कस्टमाइज पोर्ट है उनमें से आप कोई सा भी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. इनबाउंड के केस की बात करें तो हमने प्रैक्टिकल करके देखा था कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड किस तरीके से काम करता है. इनबाउंड इट मींस दैट your virtual machines running over a Azure portal. You created your VM over Azure portal. ये हमारे पास Azure portal पे हमने virtual machine को establish कर रखा है. And our responsibility to access our virtual machines and virtual machine services from on premises या local computer से हम इसको connect करना चाहते हैं. ये हमारा desktop हो गया, या हमारे पास लैपटॉप हो है, या फिर हम टैबलेट से अपनी इस मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं. ये सभी जो डिवाइसेस हैं ये ऑन प्रेमाइसेस हैं. ऑन प्रेमाइसेस मतलब फिजिकल डिवाइस है जो हम डे टू डे एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं. नाउ डेफिनेटली अगर फिजिकल डिवाइस है तो इसका खुद का आईएसपी होगा, मींस वी मस्ट नीड टू यूज आवर ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. एज्योर अपना खुद का आईएसपी प्रोवाइड कर रखा है. तो यहाँ पे दो डिफरेंट आईएसपी के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए हमें, एक एज्योर का आईएसपी और एक हमारा पर्सनल आईएसपी. सो whenever we make a communication between two different ISP, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना तो इस केस में इनबाउंड एंड आउटबाउंड पिक्चर में आता है, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर अस. इनबाउंड एंड आउटबाउंड के थ्रू ही हम कोई भी ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं या किसी भी ट्रैफिक को डिनाई करने का काम करते हैं. आपने आरडीपी एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन्स आरडीपी, डिस्प्ले चाहिए तो हमें आरडीपी एक्सेस करना पड़ेगा. अब ये आरडीपी ऑन प्रोमाइसेस मशीन से एक्सेस करना है तो आपको इनबाउंड में 3389 पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा, राइट. देन यू आर एबल टू एक्सेस इट फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस, या किसी दूसरे आईएसपी से हम इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे. सेकेंड, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द अनदर पार्ट. यहाँ पे आपने ऑन प्रोमाइसेस पे एक एसक्यूएल सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है एंड यू वांटेड टू एक्सेस द एसक्यूएल सर्विस टू एज्योर पोर्टल. अभी हमने एज्योर वीएम को ऑन प्रोमाइसेस से जोड़ा, अब ऑन प्रोमाइसेस मशीन को एज्योर वीएम से कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो इस केस में आउटबाउंड कम इनटू द पिक्चर. अगर आप अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस, जो भी ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस आपने एस्टैब्लिश कर रखे है एंड यू वांटेड टू कम्युनिकेट विद ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस टू Azure virtual machines, so that time outbound come into the picture. Is that clear? Okay. ठीक है. और बाय डिफॉल्ट जब आप Azure पे VM क्रिएट करते हैं ना, जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट. बाय डिफॉल्ट जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो Azure पे क्रिएट करें, AWS पे क्रिएट करें या गूगल क्लाउड पे क्रिएट करें,
बाय डिफॉल्ट 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स जो है ना वो अलाउ रहते हैं। किस साइड? आउटबाउंड साइड। बाय डिफॉल्ट ये अलाउ रहते हैं, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? ओके। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम इसमें, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू नो इन केस ऑफ आवर इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनबाउंड एंड आउटबाउंड की सर्विसेज को समझने के लिए। क्लियर? Manjeet, what is Azure NSG? Network Security Group. Network Security Group is a type of virtual firewall. Every cloud provider established their own virtual firewall that help us to manage inbound and outbound. Network Security Group. AWS इसको Security Group, गूगल क्लाउड भी इसको सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से ही स्टैब्लिश कर रखा है, बट एज्योर पोर्टल के ऊपर इन्होंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नाम दे रखा है। तीनों का काम एक ही होता है, मींस दे ऑल आर परफॉर्म द सेम टास्क। Okay. इज दैट ओके? Yeah. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर अनदर टॉपिक। आई थिंक नेटवर्किंग में हमने वीनेट वगैरह के बारे में बात की थी क्या? नहीं अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग? नहीं, हमने वीएम की प्रॉपर्टी फिर उसके बाद डिस्कस की थी, वीनेट नहीं अच्छा, किया था कोई। हाँ, वो कंप्यूट का पार्ट कंप्लीट करके हम लोग नेटवर्किंग पे आ गए थे, बट नेटवर्किंग का कोई भी टॉपिक हमने कवर नहीं किया है। इज दैट करेक्ट? यस। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिकॉज नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बैकबोन माना जाता है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। क्या क्या प्री रिक्विजिट होती है इफ यू वांट टू सेट अप योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर एज्योर पोर्टल? सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट दैट यू नीड टू नो? So let's talk about the basic of networking. सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर आपको। सो हम आपने ये बोला था कि मैं पहले आपको क्लस्टर एंड स्केल सेट बताऊंगा, Oh, देन oh, वो okay, 45 okay. मिनट का कुछ 45 मिनट का कुछ है, देन उसके बाद हम आगे करेंगे इसको, ऐसा कुछ। We haven't discussed about the cluster and auto नहीं नहीं, scaling. क्लस्टर अपने नहीं, क्लस्टर रिजर्वेशन एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस, देन वी विल गो विद द एनएसजी, ये आपने बोला था। Got it, got it, got it. Not an हम्म। engine. Then we'll go for the networking part. ऐसा कुछ, right? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्किंग Let जस्ट me. एक कौन नेटवर्किंग जस्ट एक कॉन्सेप्ट आया था जब हम वीएम क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पे आ रहा था ऑप्शन, तो आपने VM तब की उसको property. बताया था, वीएम की VM की प्रॉपर्टी property. बताया था। ठीक है, as we discussed in case of compute services, we have already covered the part of कि we have a four different way to set up our virtual machine। चार तरीके हैं जिससे हम अपने instances को create कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ऑन डिमांड के बारे में, that we have option to create a on demand virtual machine। सेकेंड हमने डिस्कस किया था about VMSS, virtual machine scale set। then reservation, and we should know about the concept of dedicated instance। सो इसमें से हमने ऑन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। ऑन डिमांड के केस में एज्योर विल नेवर गिव अस एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, बिकॉज यू हैव टू पे द अमाउंट एज पर द यूसेज। जितना आप यूज करेंगे, जितने इंस्टेंस को टर्न ऑन करके रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। VMSS क्या होता है? वर्चुअल मशीन स्केल सेट होता है। The meaning of virtual machine scale set, it contain lots of services। एक VMSS के अंदर अगर हम इसके कोर फीचर्स की बात करें तो ये हमें ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन देता है।
we are able to perform the task of auto scaling. Second, we can manage the concept of load balancer under the auto scaling. By using the same infrastructure means VMSS के जरिए हम क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं. And the another point, we are able to create bulk virtual machines. हम इसमें इसके थ्रू bulk VMs को create कर सकते हैं up to 1000 virtual machine on the same page. So our responsibility to understand about auto scaling, load balancers और cluster के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे about bulk virtual machines creation. So let me start from the very basic. VMSS किस तरीके से काम करता है? VMSS can perform the task over a cluster. So we have a various way to understand about the cluster. क्लस्टर फिजिकल इन्वायरमेंट में भी सेटअप किया जाता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में भी ये सपोर्ट करता है और इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. सो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मशीन्स. क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स या फिर एज्यूर वर्चुअल मशीन. एक क्लस्टर के ऊपर मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. इसमें हम एक इंस्टेंस से लेकर के 1000 इंस्टेंस तक क्रिएट किया जा सकता है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे VMSS के क्लस्टर की कैपेसिटी होती है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आवर क्लस्टर. क्लस्टर का बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल मशीन्स के अंदर एक सिंगल क्लस्टर पे चेंजेस करते हैं. मान लीजिए आपको एक हार्ड डिस्क लगानी है, मान लीजिए आपको हर एक सिस्टम के ऊपर एक 15 गिग की हार्ड डिस्क आपको अटैच करनी है. यू वांटेड टू अटैच 15 गिग ऑफ HDD. आपको हर एक मशीन के ऊपर 15 GB की हार्ड डिस्क को अटैच करना है. नाउ वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन. एक तरीका ये है कि आप इंडिविजुअल VM को की प्रॉपर्टीज ओपन करो और उसमें मैनुअली वन बाय वन हार्ड डिस्क को अटैच करते जाओ, विच इज रियली डिफिकल्ट. अगर यहाँ पे तो 3 वर्चुअल मशीन है, अगर आपके पास 100 VMs हैं तो इट विल टेक मच टाइम. ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि 100 इंस्टेंसेस के ऊपर आपको मैनुअली बारी बारी से हार्ड डिस्क को अटैच करना पड़ेगा. बट अगर सेम हार्ड डिस्क हम उठा करके अपने क्लस्टर में अटैच कर देना तो ये 15 GB की हार्ड डिस्क विद इन सेकेंड हर एक मशीन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी. 15 15 15 हर एक मशीन के लिए ये इमीडिएट एप्लीकेबल हो जाएगा. हमने डिस्कस भी किया था, आपका क्रॉस क्वेश्चन भी आया था कि क्या इसका कॉस्ट जो है सिर्फ 15 GB का देना पड़ेगा या फिर 45 GB, क्योंकि 3 मशीनों में अटैच कर रहे हैं तो 45 GB का हमें पेमेंट करना पड़ेगा. सो ये तो केवल हमारे टास्क को कम कर रहा है, हमारे बिलिंग को कम नहीं करेगा. बिल उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आप यूटिलाइज करोगे रिसोर्सेज को. इज दैट क्लियर अबाउट द Yes, clear. कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर? ठीक है ना, अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे भी मूव करेंगे. दूसरा ऑप्शन है ऑटो स्केलिंग. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग इन VMSS. The meaning of auto scaling basically it is categorized in two different part. ऑटो स्केलिंग को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज हॉरिजेंटल एंड अनदर इज वर्टिकल. सो ऑटो स्केलिंग को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, हॉरिजेंटल and second one is vertical.
Let's talk about the gap between horizontal and vertical scaling. Horizontal scaling में क्या होता है? It always prefer the cluster. हॉरिजॉन्टल की प्रीरिक्विजिट आप बोल सकते हो कि इसको एक क्लस्टर आपको बनाना पड़ेगा. यू मस्ट नीड टू पुट आवर इंस्टेंसेस इन क्लस्टर. क्लस्टर की कैपेसिटी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है. मान लीजिए आपने मैनुअली इस पे 2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिए इन स्टार्टिंग. इस क्लस्टर को के ऊपर हमने 2 इंस्टेंस स्टार्टिंग में क्रिएट कर दिए और इसकी मैक्स लिमिट और मिनिमम लिमिट भी सेट कर दी. मैक्स लिमिट की बात करें तो इसमें हमने डिसाइड किया 10 वर्चुअल मशीन. इस क्लस्टर की कैपेसिटी 10 वर्चुअल मशीन और मिनिमम इंस्टेंस हमने रख दिया इसमें कि एटलीस्ट एक वर्चुअल मशीन तो इसमें अवेलेबल होना चाहिए. नाउ अब मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट आपने डिसाइड कर दी. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट. ऑटो स्केलिंग contain two important point. One is scale out. ठीक है, one is scale out और दूसरा है scale in. Scale out and scale in. The meaning of scale out and scale in. Scale out का मतलब है कि अगर CPU ऑप्टिमाइजेशन आपका 75% प्लस गया तो ये क्या करेगा, एक नया इंस्टेंस इसमें अपने आप अटैच कर देगा. स्केल आउट अगर 75% प्लस गया तो ये एक नया इंस्टेंस अपने क्लस्टर के अंदर अटैच कर देगा. क्योंकि लोड बढ़ेगा तो यू मस्ट नीड टू डिवाइड योर वर्कलोड ताकि आपकी जो सर्विस हो वो इंटरप्ट ना हो, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े. सेकेंड, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इन. स्केल इन क्या करता है, अगर आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन लेस देन 25% लेस देन 20% गया, ये मैक्स और ये लेस. अगर इसका सीपीयू कंजप्शन लेस देन 20% गया तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा. जो इंस्टेंसेस हैं उनको रिमूव करना स्टार्ट कर देगा. क्योंकि अगर इंस्टेंस का काम नहीं है, सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन जस्ट 20% जा रहा है, तो व्हाई वी नीड टू पे अमाउंट. उस केस में हम एज्योर को पेमेंट क्यों करें. सो दैट्स व्हाई you you should proceed with to remove the virtual machine from cluster. This is the concept of horizontal scaling. Vertical scaling is a type of manual scaling. Vertical scaling क्या होती है, एक तरीके की मैनुअल स्केलिंग होती है. मैनुअल स्केलिंग इन द सेंस लाइक एज आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया विथ कैपेसिटी ऑफ 4 gig ऑफ रैम and up to 2 core of processor and up to 120 gig of hard drive. For example, just example, 120 gig of HDD. Everything is okay. ये इंस्टेंस आपने तैयार किया, but after few days you realize कि you don't have a enough space. Means 4 GB के केस में the application and software that you are using not compatible with the 4 gig of RAM. So in this case, what you need to do, in this case, you have to change the hardware. आपको क्या करना पड़ेगा, ये हार्डवेयर या इसका जो प्लान है जो हमने डिस्कस किया था वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड दिस इज द मैनुअल टास्क और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग. जब आप सिस्टम के अंदर हार्डवेयर को चेंज करते हो बिना ओएस को चेंज किए हुए, बिना नई हार्ड डिस्क अटैच किए हुए, जब आप एग्जिस्टिंग मशीन के अंदर चेंजेस करते हो तो वो आपका वर्टिकल स्केलिंग कहलाता है. जब आप मशीन के अंदर चेंजेस ना करके उस मशीन के अंदर चेंजेस ना करके नई मशीन एज इट इज नई मशीन जब आप अटैच करते हो ना तो वो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाता है. प्लीज कंफर्म अगर ये चीजें क्लियर हो रही है तो. एक क्वेरी है मेरा. या सो वर्टिकल स्केलिंग मींस हम अपना वर्चुअल मशीन का कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं ना. जो वर्चुअल मशीन हमने सेलेक्ट की है उसको वो करके हम दूसरे को सेलेक्ट कर रहे हैं. सपोज अभी हमने 1 GB रैम के साथ सेलेक्ट किया है, लेटर ऑन हम 2 GB रैम के साथ 2 कोर का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं. वही है ना वर्ट? वर्टिकल स्केलिंग में यस वी आर मेकिंग द मैनुअल चेंजेस.
हम क्या कर रहे हैं मैनुअल इसमें? चेंजेस। मैनुअल चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, good। उस केस में हमारा डेटा लॉस नहीं होगा ना, नहीं नहीं डेटा नहीं, इन डेटा और कॉन्फ़िगरेशन। डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, जो भी आपने गुड। एस्टेब्लिश कर रखा है उसके ऊपर जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है। और हॉरिजेंटल के केस में तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। हॉरिजेंटल के केस में इट विल ऐड द सेम वर्चुअल मशीन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आपने वीएम क्रिएट किया ना, क्लस्टर का यही बेनिफिट है। क्लस्टर का यही बेनिफिट है कि आप उसमें नया इंस्टेंस अटैच करा दोगे। तो मंजीत, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्लस्टर होना ज़रूरी है? Yeah, it's mandatory in case of horizontal cluster. ओके, ओके। क्लियर? ठीक है, अभी तो ये हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बट वी विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल एज वेल। तो बट आवर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। हमारे इसमें जो डाउट्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं होता। सो इज दैट ओके अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर? यहाँ पे हमने क्लस्टर को ओके कर सकते हैं, बट वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट में ऑटो स्केलिंग। और हमने क्लस्टर के बारे में बात किया, बल्क वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, लोड बैलेंसर। बैलेंस को लोड करने के लिए लोड बैलेंसर एज पर द नेम सजेस्ट, आपने कोई होस्ट या कोई वेबसाइट आपने स्टैब्लिश कर रखी है, एंड नाउ you establish any kind of application, you establish any kind of uh, uh, e-commerce website. So in this case what you need to do, in this case must need to configure we must need to configure लोड बैलेंसर, ताकि जितने भी इंस्टेंसेस हैं हर एक इंस्टेंसेस के ऊपर लोड पड़ सके, हर एक इंस्टेंसेस के ऊपर uh, का लोड डिवाइड हो सके। सो these all are the practical that we need to perform। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी इसमें प्रोसीड करते हैं, बट मेक श्योर कि practical you are able to understand about the entire point that we discussed, that we can proceed for the practical. Any question? नो। Fine. So let's try to configure what we can say, that let's try to configure virtual machine scale set. So as we discussed before, virtual machine scale set is also a part of compute services। जिस तरीके से हमने instance create किया था, virtual machine create किया था, and let's try to implement and configure virtual machine scale set as well। VMSS virtual machine scale set is a part of compute। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है virtual machine scale set, just need to click here। Unfortunately we don't have any VMSS, just need to click here। Provide the basic information like as a resource group। So I'm going to proceed with Azure AG104, use any name class VMSS। यहाँ पे कोई सा भी नाम दे सकते हैं। Yes, I wanted to create in location of central US, and I don't want to configure any kind of zone, means availability zone।
आप यहाँ पे देखिए ऑर्केस्ट्रेशन मोड, दो डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऑर्केस्ट्रेशन मोड में एक फ्लेक्सिबल है एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म। द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल, जैसा हमने डिस्कस किया कि वीएमएसएस के केस में वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन, यहाँ पे हम मल्टीपल इंस्टेंसेस को टैग कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल क्रिएट करते हैं तो मैनुअली आप इसमें कभी भी इंस्टेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी इंस्टेंस को आप अटैच कर पाओगे। 3 इंस्टेंस से स्टार्ट किया था, बट द सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन just 50% or 60%, but also you want to add one more virtual machine. So अगर आपने flexible use किया है तो yes we can do that. Next, अगर आप यूनिफॉर्म पे चलते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब है we don't have option, we are unable to increase the, we are unable to add instance, we are unable to add virtual machine manually. तो वो So I'm going to ऑटोमेटिकली करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। नहीं, ऑटोमेटिक का तो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड ही करेगा, ठीक है, चाहे वो हम्म यूनिफॉर्म में रहे या फ्लेक्सिबल रहे, ऑटो स्केलिंग का जो टास्क है वो अपने आप परफॉर्म करेगा। लेकिन हम्म अगर आपको मैनुअली इंस्टेंस ऐड करना होगा, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू वेट अप टू 75% सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, जब तक सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हम्म 75% क्रॉस नहीं करेगा वो इंस्टेंस नहीं ऐड करेगा। इज दैट करेक्ट? या सो अगर हमें मैनुअली इंस्टेंस ऐड करना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस केस में आपका जो सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद यूनिफॉर्म, एंड इन यूनिफॉर्म सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हर एक इंस्टेंस की कैपेसिटी 2 कोर प्रोसेसर एंड 4 गीग रैम, बिकॉज वी विल ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल वीएम्स। 3 से 4 इंस्टेंसेस हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंडेटरी है, सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। मंजीत, एक क्वेश्चन और है, तो ये क्लस्टर ऑटोमेटिकली बैकएंड में अपने आप बना लेगा? एग्जैक्टली जो हमारे इंस्टेंसेस, जब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप डिसाइड करोगे वो बाय डिफॉल्ट क्लस्टर पे ही जाके स्टोर होंगे, वो क्लस्टर का ही पार्ट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है कि कितने इंस्टेंसेस बनाने हैं? नेक्स्ट, अभी हम हैं बेसिक, स्पॉट, डिस्क, नेटवर्किंग, स्केलिंग। स्केलिंग के पॉइंट अच्छा। पे it will ask you like how many instances you wanted to add. ओके ओके। ठीक है, अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक थिंग्स। तो इसमें हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन डिटेल, रिसोर्स ग्रुप, अबाउट क्लस्टर नेम, दिस इज वीएमएसएस, क्लास वीएमएसएस इज अ टाइप ऑफ क्लस्टर आप बोल सकते हो, सेंट्रल यूएस ये हमारा लोकेशन है, and that's it, no need to do anything. Click next. Spot instance, I think we have already discussed about the spot instance. So can you please help me to understand about the class, what is spot instance? Why we need to use it? है क्या ये class spot instance, and why we need to use in real environment? स्पोर्ट इंस्टेंस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, हम इसको टेस्टिंग के लिए जस्ट यूज करते हैं, लाइव इन्वायरमेंट में यूज नहीं करते इसको। Anything else that we can add? मीन शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई यूज करना हो, कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ यूज करना हो तो उस केस में यूज होता है, और और इनको कभी भी वापस ले सकता है। दैट्स इट। Okay. In other word, we can also add one more point. Actually, spot instance क्या होता है ना, spot virtual machines क्या होती है कि in this case we can decide, हम अप Azure को या जो भी प्रोवाइडर है ना, हम उनको डिस्क्राइब कराएंगे अबाउट आर बजट, हमारा बजट क्या है बेसिकली। ठीक है, अभी क्या है कि अगर हम इंस्टेंस परचेज करते हैं तो
Azure will give us a list of our price. वो प्राइस की क्या करता है, लिस्ट प्रोवाइड करता है कि इफ यू वांट टू परचेज द वर्चुअल मशीन इतने से स्टार्टिंग है और इस कॉस्ट में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपका बजट या आपकी कॉस्टिंग एग्जिस्टिंग प्लान से मैच नहीं करती, तो आप एज्योर को अपना बजट अपना प्लान बताओगे, एंड देन एज्योर विल अरेंज वन वर्चुअल मशीन, जिस वर्चुअल मशीन्स को आप एज्योर विल प्रोवाइड द वर्चुअल मशीन जिसको हम मींस बजट में रहकर परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो वो प्लान हम कहाँ पे बता रहे हैं इसको? नहीं, यहाँ पे स्पॉट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड, बट अनफॉर्चुनेटली इसके लिए स्पॉट प्लान के लिए हमें बेसिक टैब ओपन करना पड़ेगा टू गेट इट। ये स्पॉट प्लान आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना बजट देना पड़ेगा, मैक्सिमम प्राइस यू वांट टू पे पर आवर। ठीक है ना, $0.001 आप पे करना चाहते हैं, मीन्स यू शुड कैलकुलेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे हमें अपना कॉस्ट बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू पे इतना अमाउंट पर आवर के हिसाब से। ओके ओके ठीक है, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद व्हाट वी कैन से दैट स्पॉट इंस्टेंस, क्लिक नेक्स्ट। हार्ड डिस्क के केस में जो भी अपने पास एसएसडी है वो सब में सेम एसएसडी मिलेगी, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस इन एसएसडी। नेक्स्ट। नेटवर्किंग में एक छोटा सा टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वी मस्ट नीड टू मेक अ चेंजेस विद आवर नेटवर्किंग, क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस विल क्रिएट लाइक एज 3 to 4 वर्चुअल मशीन्स विल ट्राई टू क्रिएट, और इस इंस्टेंसेस में हर एक इंस्टेंस को हम पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस ईच एंड एवरी इंस्टेंस सेपरेटली। हर एक वर्चुअल मशीन्स को अलग अलग हम एक्सेस करना चाहते हैं। सो how we can do that, we just need to click on edit setting, यहाँ पे vnet पे जाकर के edit setting पे जाएंगे। I don't want to configure load balancer now, just need to click on edit, and we just need to click on allow selected port, it's mandatory कि हमें 3389 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा public IP address, you must need to enable it। whenever we enable the public IP address, ये हर एक इंस्टेंसेस के लिए, जो भी हमारे पास इंस्टेंसेस, जितने भी इंस्टेंसेस आप बनाओगे, हर एक इंस्टेंसेस के लिए एक एक पब्लिक आईपी एड्रेस ये असाइन कर देगा। Is that okay about the setting of adding new IP address? यस यस ठीक है, so I'm just going to click OK. Yeah, please. सो मंजीत, ये जब स्केल स्केट बनाएगा तो ये जितने इंस्टेंसेस बना रहा है उनकी डिटेल्स तो देता नहीं है, राइट? Configuration detail. नहीं, मशीन डिटेल्स जो इंस्टेंसेस बनाता है उसकी डिटेल्स तो देता नहीं है, राइट? Details like, sorry, I'm unable to understand. पब्लिक आईपी, उसका नेम। नहीं, VM का नेम नहीं देगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्लस्टर का नेम प्रोवाइड करेगा। VM, VM1, VM2, VM3 करके आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने सबको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए ऑप्शन दे दिया। नाउ दिस इज द पेज स्केलिंग, जहाँ पे हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को सेलेक्ट करने का काम करेंगे। एंड सी, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी आर एबल टू फाइंड
इनिशियल इंस्टेंस काउंट, जो हमने क्लस्टर की बात की थी ना, ये क्लस्टर है। और हाउ मेनी इंस्टेंसेस यू वांटेड टू प्रोसीड, हाउ मेनी इंस्टेंसेस यू आर प्लानिंग टू क्रिएट। इनिशियली कितना इंस्टेंस आप कैरी करना चाहते हैं, बाद में ऑटो स्केलिंग कितना ले जाएगा, उसको कितना बर्डन पड़ेगा उस क्लस्टर के ऊपर, वो अलग है। बट इनिशियली आप कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस देना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्लस्टर इज रेडी, जिसको हमने बनाया है वीएमएसएस, क्लास वीएमएसएस के नाम से। और इनिशियल इंस्टेंस का मतलब है, यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियल इंस्टेंस की, अगर हम बात करें तो दो यहाँ पे है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद 3। जब यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपने 3 मेंशन कर दिए, इट मींस दैट यू आर प्लानिंग टू क्रिएट 1, 2 एंड 3 इंस्टेंसेस। इस क्लस्टर के ऊपर आपने 3 इंस्टेंस प्लान किया है। इज दैट क्लियर? यस मंजीत। स्केलिंग प्लान में दो ऑप्शन है, मैनुअल है और कस्टम है। तो आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद मैनुअल, क्योंकि क्लस्टर का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा अगर आप मैनुअली चेंजेस करोगे, तो फिर वो सेम एक्टिविटी हो जाएगी कि मैनुअली यू आर मेकिंग अ चेंजेस। सो वो वर्टिकल स्केलिंग में काउंट किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कस्टम। आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक। यहाँ से ध्यान से देखना है हमें, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस, ये इस क्लस्टर की कैपेसिटी की बात कर रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 10, 15, 20, 25, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप कितना भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, मिनिमम 1 रखा है, मैक्सिमम 10 रखा है। ध्यान से समझना है इसको, मिनिमम और मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट है। मिनिमम का मतलब ये है कि हमने पहले भी डिसाइड किया है, पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया, और मैक्सिमम में हमने यहाँ पे रख दिया 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। 10 इंस्टेंस हमने इसमें मैक्सिमम रख लिया, 1 इंस्टेंस हमने इसमें मिनिमम रख लिया। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। स्केल आउट है एक और स्केल इन है। स्केल आउट में 75%, ड्यूरेशन में 5 मिनट, और लास्ट है नंबर ऑफ इंस्टेंस टू इंक्रीज बाई, नंबर ऑफ इंस्टेंस डिक्रीज बाई। ठीक है, दो ऑप्शन है, नंबर ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज बाई और नंबर ऑफ इंस्टेंस डिक्रीज बाई। स्केल आउट अगर होता है, अगर ये स्केल आउट होता है, तो कितने परसेंटेज पे? वी ऑलरेडी डिस्कस 75% पे स्केल आउट, और स्केल इन पे हमने डिसाइड कर लिया 25% का। अगर आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा तो ये नंबर ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज करेगा। यहाँ पे वैल्यू आप दे सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस को ये इंक्रीज करे। ऑलवेज ट्राई टू ऐड ओनली 1 इंस्टेंस, एक एक इंस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक इंस्टेंस को प्लस कर देगा इस क्लस्टर के अंदर। अगर ये सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 25% से लेस गया, तो ये क्या करेगा, माइनस कर देगा एक इंस्टेंस को। कहां से? क्लस्टर से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ मिनिमम इंस्टेंस और मैक्सिमम इंस्टेंस। अगर आपका स्केल आउट सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पहले 3 इंस्टेंस थे, तब आपका सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 75%, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, मैक्सिमम 10। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्लस्टर की कैपेसिटी डिसाइड कर रखी है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्लस्टर की कैपेसिटी डिसाइड कर रखी है कि कितना भी सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाए, 10 इंस्टेंस से ज्यादा हम नहीं अटैच करना चाहते हैं, 10 इंस्टेंस से ज्यादा हम नहीं एंटरटेन करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, इसी तरीके से
मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन आपका 0 हो गया, 5% पे रुक गया। तो ये सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, 25% से नीचे जा रहा है तो ये क्या करता जा रहा है, मशीनों को डिलीट करता चला जाएगा। कितना भी सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, 0 सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, लेकिन ये एक इंस्टेंस को अपने इन्वायरमेंट में रख के ही रहेगा। एक मिनिमम हमने डिसाइड किया है कि सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन कितना भी डाउन क्यों ना हो जाए, एक इंस्टेंस तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। नाउ फाइन। यस फाइन। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड टू क्रिएट। 3 इंस्टेंस डिसाइड किया है, और यहाँ पे ड्यूरेशन इन मिनट का मतलब यह है कि 75% सीपीयू जा रहा है तो कितनी देर के लिए जाए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए गया या 1 मिनट के लिए सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हाई हुआ 75%, उसके बाद फिर डाउन हो गया तो इंस्टेंस नहीं ऐड होगा। कम से कम 5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा कि सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन आपका कंटिन्यू 75% से ऊपर जा रहा है 5 मिनट तक, देन इट विल ऐड अ वर्चुअल मशीन। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट आइडियली 5 मिनट इनफ है, अदरवाइज मे बी इट विल क्रिएट अ इशू एंड सिस्टम डाउन भी हो सकता है। तो वी कैन प्रोसीड विद दिस। इज दैट ओके? यस ओके। ठीक है, चलो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे सब कुछ ओके हो गया, हमने इंस्टेंस ऐड किए, हमने अपने क्लस्टर को डिसाइड किया कि 25% से नीचे जाएगा तो सीपीयू वर्चुअल मशीन डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। अब रिजल्ट की बारी, हम इसको प्रोसीड करते हैं और वेट करते हैं रिजल्ट का। I don't want to make any changes. I don't want to configure any kind of policy. Next पे click करेंगे, next, and we need to proceed to create our infrastructure. It will take between 3 to 5, 5 मिनट तक का टाइम इसमें मीन्स इट विल टेक, उसके बाद अपना इंस्टेंस रेडी हो जाएगा। तो रियल सिनेरियो में कंपनी में क्लस्टर कैसे डिवाइड होते हैं, मतलब किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि कितने क्लस्टर बनाना चाहिए, एक ही क्लस्टर बनता है या फिर प्रोडक्शन का अलग, क्यूए का अलग, या कैसे बनाते हैं? नंबर ऑफ बीएमएसएस, जितने भी नंबर ऑफ बीएमएसएस तैयार करेंगे, उतने जितने नंबर ऑफ इंस्टेंस रहेंगे, जितने नंबर ऑफ बीएमएसएस रहेंगे, उतने क्लस्टर बनेंगे। यहाँ पे कोई मैनुअल या ओके। फिजिकल क्लस्टर हम नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो सारा कुछ हम्म, एज्यूर मैनेज कर रहा है। मैनुअल के केस में होता तो वी आर एबल टू मैनेज द क्लस्टर बाय सेल्फ, यहाँ पे सब ऑटोमेटिक टास्क है। तो अगर हम एक क्लस्टर एचआर को देना चाहते हैं, एक क्लस्टर वेब सर्वर को देना चाहते हैं, एक क्लस्टर हम अपने एप्लीकेशन सर्वर को देना चाहते हैं, तो इट्स अप टू अस, और वी हैव टू क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स, मींस डिफरेंट डिफरेंट वीएमएस हमें तैयार करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, VMSS is almost ready to use. Let me show you how it's look like और क्या क्या चेंजेस इसमें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। गो टू द रिसोर्स पे क्लिक करेंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ क्लस्टर। तो ये जो क्लास BMSS है ना, यही हमारा क्लस्टर है, और इस क्लस्टर के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक ओवरव्यू एंड IAM, टैग्स, इंस्टेंस, नेटवर्किंग, डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्लस्टर की सेटिंग है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। कितने इंस्टेंसेस हमने डिसाइड किए थे? 3 इंस्टेंसेस डिसाइड किए थे, राइट?
So we are able to find class BMS is 0, class BMS is 1, class BMS is 2. तीन अलग इंस्टेंसेस अपने पास जो कि रनिंग कंडीशन में है. तीनों ही इंस्टेंसेस हमारे क्या है, रनिंग कंडीशंस में अवेलेबल है. So what I'm going to do, I'm going to access the RDP of these instances. इन सभी इंस्टेंसेस को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. सेम प्रोसीजर हमें इसमें भी यूज करना है. सिंपल कनेक्ट RDP, provide username and password. इंस्टेंस 0 को हम एक्सेस करना चाहते हैं पहले. Provide username and password. ठीक है, एक इंस्टेंस हमने एक्सेस कर लिया. लेट मी कनेक्ट अनदर इंस्टेंस, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे. लोड है नहीं इनके ऊपर, तो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन इनका अचानक से डाउन होगा, 20-25% से नीचे आ जाएगा बिल्कुल. तो दैट टाइम वी विल लॉस द इंस्टेंसेस. सो उसके पहले हम इसको इंस्टेंस को कनेक्ट करा लेते हैं RDP के थ्रू. Second instance, and I'm going to connect instance third as well. सॉरी, एक इंस्टेंस डाउन हो गया है मे बी, क्योंकि सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है नहीं, तो एक इंस्टेंस आपका डिलीट हो गया अपने आप. इज दैट करेक्ट? ओके. सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट विल ऐड वन इंस्टेंस. इसका यूटिलाइजेशन कहाँ देख पाएंगे? यूटिलाइजेशन के लिए ओवरव्यू पे जाओ. क्लस्टर का यूटिलाइजेशन देखना है, इंडिविजुअल इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन नहीं चेक करना है. ठीक है. सो अब अगर आप क्लस्टर को ओपन करोगे, मॉनिटरिंग के पैनल पे जाओगे, तो इट विल गिव यू द डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सीपीयू, रैम या जो भी हार्ड डिस्क वगैरह. 35% अभी डाउन हुआ था, ये आ गया था 24% पे. ठीक है, दैट टाइम वर्चुअल मशीन डिलीट हो गई थी. अभी फिर से ये इंक्रीज होकर के 42% पे गया है. तो 25% से ऊपर है तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, 25% प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 25% से नीचे डाउन हुआ तो डेफिनेटली वी विल लॉस द इंस्टेंसेस. एक एक इंस्टेंस को ये क्या करता जाएगा, रिमूव करता जाएगा. सो मेक श्योर. तो इसके केस में अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट किस सर्वर में होगी वो फिर अगर हमें वेबसाइट होस्ट करनी है तो हम किसी एक इंस्टेंस में डाल देंगे तो सब में चले जाएगी क्या, या कैसे डालेंगे? एग्जैक्टली उस केस में जो आपकी वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट का स्टोरेज एक रहेगा. ध्यान से समझना, स्टोरेज या डेटाबेस एक रहेगा. ये मशीनें सिर्फ उनको, ये जो इंस्टेंसेस है ना, ये इंस्टेंसेस सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे सीपीयू और रैम को मैनेज करने के लिए, नॉट फॉर अदर.
Got it? What I'm saying about, क्योंकि जो हमारे मशीन्स है ना, जो इंस्टेंसेस हम यहाँ पे लगा रहे हैं, 2 3 या जितने भी इंस्टेंसेस लगाएंगे ना, द इंस्टेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट टेक केयर द लोड ओवर अ वेबसाइट. एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही तो. हाँ, ये क्लियर हुआ, लेकिन वो स्टोरेज इंडिविजुअल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगी या फिर क्लस्टर के साथ? इंडिविजुअल नहीं नहीं नहीं, वो वीएम के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट. दो इंस्टेंसेस हैं, रनिंग कर रहे हैं, अभी कोई इशू नहीं है. अपने क्वेश्चन पुट अप किया कि अगर अपने पास ये क्लस्टर है और क्लस्टर में कोई वेबसाइट हमने होस्ट कर दी, ठीक है ना, तो क्या वो वेबसाइट हमारे इस इंस्टेंस में काम करेगी या फिर किसी पर्टिकुलर स्टोरेज को इन्वॉल्व किया करना पड़ेगा. तो आप इसमें अटैच करेंगे एक स्टोरेज या फिर डेटाबेस. अगर डायनेमिक वेबसाइट है तो आप 100% डेटाबेस पे जाएंगे. अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो आप स्टोरेज पे जाएंगे. और ये स्टोरेज कनेक्ट होगा ना क्लस्टर से ना इंस्टेंस से, ये जाएगा लोड बैलेंसर पे. और एलबी इन सभी इंस्टेंसेस को कंटेन करके रखेगा. लोड बैलेंसर से स्टोरेज कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आप एक इंस्टेंस रखो या फिर इसमें 10 इंस्टेंसेस ऐड करो, एलबी सबको बराबर से एट अ सेम टाइम सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा. इज दैट ओके? यस, ओके। ये मंजीत एक बार पॉइंट क्लियर करना, ये लोड बैलेंसर स्टोरेज को कैसे करेगा? लोड बैलेंसर स्टोरेज को कैसे कनेक्ट करेगा? हाँ, मतलब क्या इसका एक बार लोड बैलेंसर का दोबारा बता दो एक बार। लोड बैलेंसर एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है. लोड बैलेंसर क्या करता है? एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है और इस पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए हम अपने बाहर के कैंडिडेट यानी जो कस्टमर्स हैं या जो यूजर्स हैं, वो वेबसाइट को एक्सेस करते हैं यूजिंग द डोमेन नेम. प्लस लोड बैलेंसर हमें एक ऑप्शन देता है एंड पॉइंट कनेक्टिविटी का, यूजर एंड पॉइंट कनेक्टिविटी का. उस यूजर एंड पॉइंट कनेक्टिविटी पे हम या तो स्टोरेज प्रोवाइड कर दें या तो डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट. डायनेमिक या ई कॉमर्स वेबसाइट है तो 99% आपका डेटाबेस लगेगा. स्टैटिक वेबसाइट है, ओनली इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट आपने सेटअप कर रखा है, तो यू शुड यूज ओनली द स्टोरेज सर्विस. Is that okay? We have a यस practical. मंजीत। We या have a या practical. एक बार हम ये कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी, लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, तो नॉट एन इशू. ठीक है. सो ये हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स है ना, वो सभी वेबसाइट्स आपकी डेटाबेस पे रन करती हैं. चलो बैक आ जाते हैं, यहाँ पे सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं. सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन 25% प्लस है अभी, तो आई डोंट थिंक कि कोई इंस्टेंस हमारी डिलीट हुई होगी. लेट मी वेरीफाई. दोनों इंस्टेंस रन कर रहे हैं बिकॉज यू नो दैट कि अभी हमारा जो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन है लेस है. आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर प्रैक्टिकल. वी कनेक्टेड बोथ द इंस्टेंसेस, एक ये इंस्टेंस है और ये दूसरा इंस्टेंस है. दोनों का आरडीपी हमने एक्सेस कर रखा है. आई एम गोइंग टू ओपन डिस्क
mgmt.msc। दो ही हार्ड डिस्क अवेलेबल है, एक 127 GB की और एक 8 GB की टेम्परेरी। eiskmgmt.msc। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हार्ड डिस्क है। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप क्लस्टर में चेंज करोगे तो ये इंस्टेंसेस के अंदर भी इम्पैक्ट करेगा, ये डायरेक्टली हमारे इंस्टेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, मींस इंस्टेंसेस में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स टॉक। आई एम गोइंग टू ऐड 5 GB ऑफ हार्ड ड्राइव। एक 5 GB की हार्ड डिस्क इसमें अटैच करते हैं। यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं है, आप क्रिएट हार्ड डिस्क पे क्लिक करो और हार्डली 5 GB ऑफ स्पेस, आई वांटेड टू ऐड ओनली 5 GB ऑफ हार्ड ड्राइव एंड सेव इट, दैट्स इट। आप क्लस्टर में अटैच कर रहे हैं, ध्यान रखना, वी आर अटैचिंग आवर एडिशनल डेटा डिस्क विद क्लस्टर। हम इसको क्लस्टर के साथ अटैच करना चाहते हैं। डन, वी सक्सेसफुली अटैच 5 GB ऑफ हार्ड ड्राइव। एक बार चेक करते हैं क्या इंस्टेंस में ये दिख रहा है। वी आर अनएबल टू फाइंड द हार्ड डिस्क। यहाँ पे हमें कोई भी हार्ड डिस्क नहीं दिखाई पड़ी किसी भी मशीन पे। सो व्हाट यू नीड टू डू, बैक टू द VMSS, यहाँ पे इंस्टेंसेस पे जाओ। दोनों इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे रन कर रहे हैं, बट आप देखिए लेटेस्ट मॉडल में नो दिखाई पड़ रहा है। लेटेस्ट मॉडल पे नो दिखाई देने का मतलब ये है कि you have already made the changes with your cluster जो आपके इंस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल अभी नहीं हुआ है। so how we can do that, आप इसको चेक मार्क करो और अपग्रेड कर दो, सिंपल सा। अब जैसे ही अपग्रेड करोगे दोनों इंस्टेंस, सॉरी एक इंस्टेंस डिलीट हो गया, पर एक ही पे ये अपडेट होगा। सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन कम होने की वजह से आप इसको अपडेट करोगे, अपग्रेड करोगे, ये हार्ड डिस्क 5 GB की जो आपने अटैच की थी, जितने भी इंस्टेंसेस हो गए उन सभी इंस्टेंसेस में हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। सी 5 GB हार्ड डिस्क अवेलेबल। एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर ये चीजें क्लियर हो रही तो। यस, क्लियर हो गई। मतलब अभी इंस्टेंस डिलीट हो गया, अदरवाइज उस इंस्टेंस में देखते ना तो आपको 5 GB उसमें भी दिखाई पड़ जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया ड्यू टू रीजन ऑफ सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन। सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन कम होने की वजह से वो हमारा जो, सॉरी, जो हार्ड डिस्क है वहां पे हाईलाइट नहीं हो पाया। So we completed the part of cluster, auto scaling, editing, and the another point, adding the hard drive. So LB का पार्ट और देखना है इसमें कि लोड बैलेंसर कैसे काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म। एवरीवन प्लीज यस, कंफर्म। क्लियर है। ग्रेट। तो ये बात हो गई अपने पास क्लस्टर की। अब लोड बैलेंसर अभी हम इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे इस एग्जिस्टिंग वाले में, तो हमें ये VMSS डिलीट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू ऐड वन मोर VMSS जिसमें हम LB क्रिएट करेंगे, ऑटो स्केलिंग की जगह पे लोड बैलेंसर सेटअप करेंगे।
वी हैव ऑप्शन टू डू दैट बोथ, लेकिन यहाँ पे हम लोड बैलेंसर अटैच करेंगे. So can we take a small break, just 10-minute break and connect again? Is it okay? यस प्लीज. ठीक है ना, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं. ओके, थैंक यू. या वेलकम. रिकॉर्डिंग पॉज कर देना है एक बार. क्या हाल है सचिन भाई? बढ़िया राकेश, आप बताओ. ठीक. ऑल वेल यार. प्रैक्टिस हो पा रही है नहीं हो पा रही? हाँ हो रही है. अच्छा अच्छा. सैटरडे 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 तो ऑफ रहता होगा ना आपका भी? हाँ सैटरडे संडे ऑफ है. मैक्सिमम तो सैटरडे संडे ही होता है, बट वीकेंड पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं. हाँ, तो सही है. अभी किस पे काम कर रहे हो, एजोर पे या फिर वीम पे काम कर रहे हो अभी? ऑफिस प्रोफाइल ऑफिस 365 पे. किस पे? O365. ओके ओके.
Everyone, can you hear me? Yes, yes. Okay. So we completed the part of virtual machine skill set with auto scaling and cluster. Let's try to understand about how we can manage load balancer service with BMSs. So LB, as per the name suggests, that help us to divide the workload with multiple instances, multiple virtual machines. So for this particular task, we need to create another VMSS, और इस VMSS में जितने भी instances हम create करेंगे ना, the entire instances should be a part of LB, should be a part of load balancer. So let me help you to understand about the procedure. बहुत ही basic सा step हमें follow करना है. Create पे click करेंगे. We just need to provide the basic information like resource group and all. Same procedure I'm going to use with the subscription and class VMSs. You can put any name. Central US is our location. Yes, I wanted to proceed with uniform. Username and password, it's mandatory because we will access our instance RDP. Next पे click करेंगे. Again next. No need to do anything. नेटवर्किंग के केस में आपको ध्यान में रखना है कि we wanted to set up our public IP address और साथ ही साथ हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे about the load balance. We just need to click edit ताकि public IP address assign हो और यहाँ पे public IP address के साथ साथ we need to attach two more port HTTP और RDP ये दोनों भी activate करना है हमें because HTTP can help us to access the website और साथ ही साथ we need to add the load balancer. LB अवेलेबल है दो डिफरेंट तरीके के लोड बैलेंसर सर्विस अवेलेबल है लोड बैलेंसर which is considered as a normal load balancer and the another is application gateway so our responsibility to implement any so अभी हम load balancer पे जा रहे हैं Azure normal Azure load balancer select करेंगे provide the name of load balancer if you have already created अगर अपने पास कोई existing load balancer है तो वो भी हम associate कर सकते हैं attach कर सकते हैं but unfortunately we don't have a LB तो आपको यहाँ पे नया load balancer तैयार करना पड़ेगा select load balancer name तो यहाँ पे हम mention कर देते हैं training LB के नाम से we have a both option public and internal so yes we wanted to set up our LB for public access means बाहर से हम इसको access कर सकते हैं if any user want to access the website from outside using their own ISP तो public करना पड़ेगा हमें port number 80 applicable है I don't want to make any changes 3389 है यहाँ पे next create पे click किया नेक्स्ट स्केलिंग के केस में ध्यान रखना है नंबर ऑफ इंस्टेंस दो आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिक अदरवाइज वो इंस्टेंस को डिलीट कर देता है सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद टू इंस्टेंसेस रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे proceed to set up our VMSs with load balancer
It is in progress. We have to wait, और जैसे ये ready हो जाता है, we can proceed with another point. Maybe it will take time because instances के साथ साथ load balancers भी backend में हम load balancer भी backend में create हो रहा है. सर फायरवॉल का टॉपिक भी इसी मॉड्यूल में है या फिर आगे वाले किसी मॉड्यूल में आएगा? फायरवॉल का टॉपिक है नेटवर्किंग के मॉडल में, क्योंकि फायरवॉल को कॉन्फ़िगर ओके करने के लिए हमें VNet आना चाहिए. ओके सर। Our instance is ready to use, so हमें क्या करना है, इंस्टेंस का RDP एक्सेस करना है पहले तो, और उसके बाद उसमें एक डमी वेबसाइट तैयार करेंगे. हर एक इंस्टेंस में एक डमी वेबसाइट तैयार करेंगे ताकि लोड बैलेंसर को हम आइडेंटिफाई कर सके कि यू आर गेटिंग अ लोड फ्रॉम डिस्क VM0 और VM1. Take the RDP to create our dummy website. Instance 1 का RDP हमने एक्सेस किया. Let's talk about another. ठीक है, we successfully access the instance. What you need to do, we just need to open server manager wizard, और यहाँ पे एक role install करना है. As we know that internet information services IIS, because we are using the Windows machine, so you should install IIS. If you are using Linux machine, then Apache come into the picture. Add role and features, next पे जाएंगे. Next, next, wait, we just need to install internet information services. सर हम अपाचे को नेक्स्ट, इस पे नहीं डाल सकते क्या, लाइनक्स विंडो पे? नहीं 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 नहीं, अपाचे उसका बिल्ट इन फीचर है लिनक्स मशीन का. अगर आपको मींस आईएएस के अलावा टास्क परफॉर्म करना है तो यू शुड प्रोसीड विद जैम सर्वर. लैम्प और जैम दो सर्वर होते हैं, वो जैम सर्वर आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. मेरे ऑफिस में ऑन प्रेमाइसिस पे एक मशीन है, पुरानी मशीन है 2003 सर्वर की, उस पे अपाचे टॉमकैट डला हुआ है और इन हाउस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, वो उस पे रन करता है। वो लैम्प है. अपाचे का सेम फीचर थर्ड पार्टी हाँ, टूल लैम्प होता है. लैम्प आप इंस्टॉल करोगे तो वो बिल्कुल अपाचे की तरह काम करेगा, और वो अपाचे उसमें एक सर आप सर्विस है जो किल और किल रेड हैट पे रहती है. उस पर टॉमकैट लिखा हुआ, अपाचे टॉमकैट, लैम नहीं लिखा हुआ ऐसे कुछ।
अपाचे टॉमकैट एक टूल है। हाँ नहीं, हाँ टूल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसको हम रन करते हैं तो हमारा वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो एक्सेस हो जाता है ऑन प्रमाइसिस प्राइवेट नेटवर्क पे। वेब के थ्रू? यस सर, वेब के थ्रू। नहीं तो टॉमकैट उसका बेसिकली क्या होगा ना, थर्ड पार्टी टूल होगा, वो बिल्ट इन फीचर नहीं है। नहीं, बिल्ट इन नहीं है, विंडोज का अलग से डाला हुआ है। एग्जैक्टली वो अलग से मेंशन करके उस पे एक अपाचे का लुक दिया गया है। लुक इन द ओके। सेंस कि उस पे उसकी सिक्योरिटी को ऐड किया गया है। बाकी अपाचे विंडोज का पार्ट नहीं है, आईएएस विंडोज का पार्ट है। अपाचे यस। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उस पे आपको मिल राइट राइट। जाएगा। ओके। चलिए, एक पे हमने आईएएस इंस्टॉल कर दिया, दूसरे पे भी हम आईएएस इंस्टॉल करते हैं। So once you install, what you need to do, back to our instance, और यहाँ पे आप this PC पे जाएंगे। Same, we just need to create one dummy website. This is test web server 1, इसको हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे सेव कर देंगे as it is। सेकेंड सर्वर जो हमने तैयार किया है, we just need to wait for few more seconds। और इसको हम मेंशन कर देते हैं, this is test web server 2। No need to do anything, यहाँ पे आप कोई चेंजेस एडिशनल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। We must need to back to our portal, VMSS पे जाएंगे, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन स्कैलसेट की जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ आवर VMSS, और इसको किसी भी ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं। अभी आप देखो, इंस्टेंस मींस जो वेबसाइट है वो दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2 से आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर लोड देंगे इसी पब्लिक आईपी एड्रेस पे, तो ये वेब सर्वर 2 पे 2 से डाइवर्ट होकर वेब सर्वर 1 पे चला जाएगा। अब देखिए, सेम वेब सर्वर, सेम साइट, सेम पब्लिक आईपी एड्रेस से, हमें दोनों वेबसाइट मिल रही है। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 1, और यहाँ पे दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2। आईपी एड्रेस दोनों की सेम है, पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों की सेम है, बट वी आर गेटिंग अ डिफरेंट, what we can say that, side to each other। Is that clear? यस सर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द VMSS। ये अपने पास लोड बैलेंसर के साथ साथ हमने दोनों पार्ट कंप्लीट किए।
So please go through the points that we discussed, and if you have any question or doubt, let me know. Okay. So Manjeet, session over? If you have any question, please let me know. Otherwise, we'll connect tomorrow on same time. Okay. No, I don't have any question. Fine, no problem. So we almost completed the part. कल हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे. एजेंडा रहेगा अपने पास. बेसिक ऑफ नेटवर्किंग जिसमें आईपी एड्रेस, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, सीआईडीआर वैल्यू आप देख लेना अपनी तरफ से, और वीनेट पेयरिंग का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे. रिजर्वेशन तो रह गया ना इसमें से, We are able रिजर्वेशन to रह find गया आज. reservation in our subscription. We are unable to perform the reservation, but I'll show you how we can create it. रिजर्वेशन कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक डन. है. ओके. डन. लोड सर, लोड बैलेंसर में इतना ही बस सेम इतना ही प्रैक्टिकल होता है, कुछ और भी नहीं, रहता है डीप में? अभी तो हमने लोड बैलेंसर किया नहीं. वी आर ट्राइंग टू सेट अप लोड बैलेंसर विद VMSS. लोड बैलेंसर सेपरेट हमने नहीं डिस्कस किया. 5 तरीके के लोड ओके बैलेंसर होते हैं. अभी हमने जी केवल इस सर्विस के साथ इन्वॉल्व किया है ना. ओके ओके चलो, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच. विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम. ओके थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.